वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ मनु का विरोध क्यों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब धर्मपाल आर्य साहब ने अपने 14 पॉइंटों को अपने विपक्षी और राजस्थान हाईकोर्ट के जजों के सामने ये कहते हुए रखा कि आपको इन 14 में से कोई सी भी 3 पॉइंट जो आपके हित में हो और जो आपको सबसे कमजोर लगती हो या फिर ताकतवर लगती हो, हम उस पर डिबेट करने के लिए तैयार है, आप वो हमें बता दीजिए। तो जब विपक्षी दल उनके इस पॉइंट को काट नहीं सका या इस पर बात नहीं कर सका, तो कैसे हाईकोर्ट के जो जज है, राजस्थान हाईकोर्ट के जो जज थे, उन्होंने धर्मपाल आर्य साहब को कहा कि आप ये पॉइंट हमें समझाइए, ये 14 के 14 पॉइंट हम लोगों को समझाइए, क्योंकि विपक्षी दल आपके इस पॉइंट का जवाब देने में असमर्थ है। तो इन चीज को समझाने में 3 दिन लगे थे। अब ये केस क्या है और 1989 का ये केस क्या है, ये बुक कौन सी है, इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्लीज चेक आउट दिस वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मनु का विरोध क्यों। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी शासन के हितों से जुड़े और ईसाईयत में दीक्षित कुछ पाश्चात्य लेखक ने पहल भारतीयों के मन में प्रत्येक उस वस्तु और व्यक्तियों के प्रति योजनाबद्ध रूप से विरोधी संस्कार भरने का और उनकी आस्था भंग करने का षड्यंत्र किया, जिनका परंपरागत रूप से भारत की अस्मिता, गरिमा और महिमा से घनिष्ठ संबंध रहा था। इस प्रकार नींव पड़ी भारतीय विरोध परंपरा की। अंग्रेजी शासनकाल के प्रभाव, फूट डालो और राज करो की कूट राजनीति और मैकाले द्वारा प्रवर्तित कूट शिक्षा नीति के सहारे वे कुछ भारतीयों को अपने रंग में रंगने में सफल हो गए। इन्होंने इस परंपरा को निभाया और आगे बढ़ाया। इस परंपरा में उभरे कुछ वे लोग और वर्ग जिन्होंने सर्वप्रथम समाज व्यवस्थापक आदि विधान निर्माता महर्षि मनु और उनके आदि विधान शास्त्र मनुस्मृति को अपनी निंदात्मक आलोचना का केंद्र बनाया। आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी परंपरा में लिखी आलोचनाओं और सुनी सुनाई बातों के आधार पर मनु एवं मनुस्मृति का विरोध करना कुछ सामाजिक वर्गों का एक लक्ष्य बन गया। तो अंग्रेजियों द लोगों की परिपाटी और कुछ राजनीतिक दलों का चुनाव जीतने का मुद्दा। हमारे राजनीतिक लोगों की बात सबसे निराली है। अभी पिछले वर्षों में कुछ लोग विभाजन होते ही एक ही रात में मनुपुत्र से गैर मनुपुत्र बन गए और सार्वजनिक मंचों से लगे मनुस्मृति और मनुपुत्रों को कोसने। एक राजनीतिक दल ने सत्ता प्राप्त करने के लिए मनुवाद जैसे नए मुद्दों को आविष्कार कर डाला। कुछ वर्ष पूर्व जयपुर स्थित उच्च न्यायालय के परिसर में जब आदि विधि प्रणेता होने के कारण मनु की प्रतिमा स्थापित की गई, तो कुछ लोगों को उस जड़ प्रतिमा से न्यायालय और संविधान को एक खतरे का भविष्य दर्शन हुआ और उन्होंने उस प्रतिमा को ही विवाद का विषय बना डाला, जो आज एक प्रकरण के रूप में उसे न्यायालय में विचाराधीन है। जबकि वास्तविकता यह थी कि प्रतिमा विरोध को कुछ लोग अपनी राजनीतिक पहचान बनाने का सुअवसर समझकर उसका अधिकाधिक लाभ उठाने की ताक में थे। आश्चर्य तो तब होता है जब हम ऐसे लोगों को मनुस्मृति का विरोध करते हुए पाते हैं जिन्होंने मनुस्मृति के पढ़ने की बात तो दूर, उसकी आकृति तक देखी नहीं होती। एक दिन मुझे एक उच्चतम डिग्रीधारी ऐसे व्यक्ति मिले जो तुलसीदास की चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी को मनु का श्लोक कहकर मनु की आलोचना करने लगे। इससे आगे मैं बढ़ूं तो मैं बता देता हूँ, मैंने भी एक ऐसी ही सेम वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़का बता रहा था यही बात। वो वीडियो मुझे मिली नहीं, वरना मैं ऐड कर देता, पर मैं कोशिश करूंगा आगे की वीडियो में अगर मुझे वो मिल जाती है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, तो वो वीडियो में जरूर लगाऊं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु का विरोध करने वालों में मनु और मनुस्मृति के विषय में सामान्य ज्ञान का कितना अभाव है। सामान्य व्यक्तियों की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यापक अध्येता भी मनु विरोध के प्रवाह में इतना बह गया कि उन्हें प्रत्येक शूद्र विरोध मुनिवृत नजर आता है। शंकराचार्य द्वारा लिखित शूद्र विरोधी वचनों को भी उन्होंने मनुस्मृति प्रोक्त कहकर मनु के खाते में जोड़ दिया। साधारण लेखकों में मनु के नाम पर जो अराजकता पाई जाती है उसका विवरण लंबा है। ये सब बातें इंगित करती है कि मनुस्मृति को गंभीरता से पढ़ा नहीं जाता। ऐसा देखने में आया कि मनु एवं मनुस्मृति का विरोध करने वालों में प्रमुख 3 प्रकार के व्यक्ति है। एक तो वे जिन्होंने मनु को पूर्वाग्रस्त अंग्रेजी आलोचनाओं और उस परंपराओं के माध्यम से पढ़ा है और जो प्राचीन भारतीय साहित्य में कालक्रम में हुए परिवर्तनों प्रक्षेपों में परिचित नहीं है। दूसरे वे जिन्होंने मनुस्मृति के मौलिक और परिक्षिप्त दोनों पक्षों को चिंतन मनन पूर्वक नहीं पढ़ा है। तीसरे वे जिन्होंने किन्हीं भ्रांतियों, पूर्वाग्रह और निहित स्वार्थ के कारण मनु के विरोध को अपना लक्ष्य बना लिया। किंतु वास्तविकता यह है कि महर्षि मनु का वास्तविक और कृतित्व निंदा और विरोध करने का पात्र नहीं है।
वह भारत और भारतीयों के लिए गर्व और गौरव के विषय है। भारत में मनु की प्रतिष्ठा। महर्षि मनु ही पहले वह व्यक्ति है जिन्होंने संसार का एक व्यवस्थित, नियमबद्ध, नैतिक और एक आदर्श मानवीय जीवन जीने की पद्धति सिखाई है। वे मानवों के आदि पुरुष है, आदि धर्मशास्त्र और विधि प्रणेता और विधिदाता, लॉ-गिवर, आदि समाज और राजनीतिक व्यवस्थापक, आदि राजऋषि है। मनु ही वह प्रथम धर्म गुरु है जिन्होंने यज्ञ परंपरा का परिवर्तन किया है। उनके द्वारा रचित धर्मशास्त्र, जिनको कि आज मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। अपने साहित्य और इतिहास को उठाकर देख लीजिए, वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक सुदीर्घ परंपराओं और शास्त्राधिकार साहित्यकार, लेखकों, कवियों और राजाओं को मिलती है जिन्होंने मुक्त कंठ में मनु की प्रशंसा की है। वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मनु के वचनों को औषध के समान हितकारी और गुणकारी कहा है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में मनु को एक प्रमाणिक धर्मशास्त्र के रूप में उद्धृत करते हैं और हिंदुओं में भगवान के रूप में पूज्य राम अपने आचरण को शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के लिए उसके समर्थन में मनु के श्लोक को उद्धृत करते हैं। महाभारत में अनेक स्थलों पर मनु का सर्वोच्च धर्मशास्त्र और न्यायशील के रूप में उल्लेख करते हुए उनके धर्मशास्त्र को परिशासित घोषित किया है। अनेक पुराणों में मनु को आदि राजऋषि, शास्त्रकार, आदि विशेष, आदि विभूषित उनके करके उन्हें लोक हितकारी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। निरुक्त में आचार्य यास्क ने मनु के मत को उद्धृत करते हुए पुत्र पुत्र के समान दाय भाग के विषय में प्रमाणित माना जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य ने मनु के मत को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। स्मृतिकार बृहस्पति मनु की स्मृति को सबसे प्रमाणिक स्मृति मानकर उसके विरुद्ध स्मृतियों को अमान्य घोषित करते हैं। बौद्ध कवि अश्वघोष ने अपनी कृत वृज्जिकोपनिषद के मनु के वचनों को प्रमाण रूप में उद्धृत किया है। याज्ञवल्क्य की स्मृति मनु स्मृति पर ही आधारित है। सभी धर्म सूत्रों और स्मृतियों में मनु के वचनों को समर्थन में प्रस्तुत किया जाता है। वाल्मीकि राजा धारसेन ने इस ईस्वी के शिलालेख में मनु धर्म को प्रमाणिक घोषित किया है। बादशाह शाहजहां के लेखक पुत्र दारा शिकोह ने मनु को वह प्रथम मानव कहा है जिसे यहूदी, ईसाई, मुसलमान आदम कहकर पुकारते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ में मनु को मुक्त कंठ से गुणगान किया है। आर्य समाज के प्रवक्ता महर्षि दयानंद ने वेदों के बाद मनुस्मृति को धर्म में प्रमाण माना है। श्री अरविंद ने मनु को अर्धदेव के रूप में सम्मान दिया है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू आदि राष्ट्र नेताओं ने मनु को लॉ-गिवर के रूप में उल्लेखित किया है। अनेक कानूनविदों जस्टिस D.N. मुल्ला, N. राघवाचार्य आदि के स्वरचित हिंदू लॉ संबंधी ग्रंथों में मनु को विधानों को ऑथोरिटी घोषित किया है। मनु की इन विशेषताओं के आधार पर लोकसभा में भारत का संविधान प्रस्तुत करते समय जनता और पंडित नेहरू ने जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते समय तत्कालीन राष्ट्रपति और वेंकटरमन ने डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा से गौरवान्वित किया था। तो ये थी मनु का विरोध करने का क्यों सेकंड पार्ट, और ये थी भारत में मनु की प्रतिष्ठा, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को आधुनिक काल का मनु की संज्ञा दी गई थी, यानी कि मनु की उपाधि दी गई थी। अब मैंने पहले कहा था कि ये जो वीडियो है ये 5 पार्ट में कम से कम जाएगी, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आगे इस किताब में बहुत कुछ है, और ये किताब समझने के लिए तुम्हें पहला पार्ट देखना पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, उस वीडियो को देखो, लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और हाँ, अगर शब्द इधर उधर हो गए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लगातार पढ़ने की वजह से शब्द डगमगा जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।